नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और डीजीएनए न्यूज के इस खास शो द रियल टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंग्लैंड की तरह ही हमारे मन में जो ना उम्मीदी के बादल थे वो छटने लगे हैं और अब जो उम्मीद है वो धूप जैसी रोशनी की तरह कहीं ना कहीं हम सभी को उत्साहित करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बीच जो मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। वैसे ये मुकाबला कल होना था लेकिन बारिश ने खलल डाला और कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी निराश हुए। लेकिन आज राहत भरी खबर है कि सुबह से मौसम थोड़ा इंग्लैंड का साफ है, धूप भी निकली सुबह और यही वजह है कि अब से कुछ ही देर बाद ये शानदार मुकाबला इतिहास रचने के लिए खेला जाएगा। इस महामुकाबले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने क्रिकेटर और एक्सपर्ट श्री सुखदेव सिंह घुम्मन सर, और उनका साथ देने के लिए मौजूद है देवाशीष नीलोसे सर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में। लेकिन वेदर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां की कंडीशन से मैच प्रभावित होता है, बॉलर्स को हेल्प मिलती है, सीम बॉलर्स कहीं ना कहीं कमाल दिखा सकते हैं, तो फर्स्ट सेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आखिर इसमें क्या कुछ हो सकता है। सर, आप कल भी कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, आज हमने जिस तरीके से देखा कि थोड़ा मौसम खुला है, हम लोगों की उम्मीदें जागी है, तो क्या कुछ रह सकता है पहले सेशन में? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कल सब दर्शक, क्रिकेट लवर्स, हम सब लोग, सबको एक दावत क्रिकेट की जो मिलने वाली थी और अपने आप में पहला एक्सपीरियंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी का जो है उसका फाइनल खेलने जाने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि वेदर फोरकास्ट था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ और कल कोई भी एक सिंगल बॉल भी नहीं बॉल की जा सकी क्योंकि कंडीशंस इतनी वेट थी। हमने सुपर स्वैपर को बार बार वहाँ पे जो मशीन पानी साफ़ करती है ग्राउंड के ऊपर, उसको सुपर स्वैपर बोलते हैं, उसको बार बार काम करते हुए और उसमें से जब वो पानी जा रहा था उसके साथ हम देख रहे थे कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और बट क्योंकि अभी आजकल ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं कि विकेट को कवर करने के लिए इतने अच्छे कवर्स आ गए हुए हैं, विकेट में ड्रेनेज सिस्टम ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छे हैं तो ड्राई हो जाती हैं। फॉर्चुनेट थे कि कोई विकेट के ऊपर सीपेज नहीं हुआ, पानी नहीं गया, विकेट ड्राई रहा। आज प्योर सनी तो नहीं कह सकते हैं पूरा कि वेदर सनी है, बट हाँ थोड़ा हेजी है, थोड़ा आपको बीच में क्लियर स्काई भी मिलेगा, बादल भी दिखेंगे, बट आज फोरकास्ट रेन का नहीं है। तो वी आर इन फॉर द क्रिकेट मैच टुडे। अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि इन केस अब आप लोग बहुत क्यूरियस होंगे कि एक एक्स्ट्रा डे भी रखा गया, रिजर्व डे जिसको बोलते हैं, इस टेस्ट मैच के लिए। आईसीसी के बारे में एक बहुत ही और बीसीसीआई के बारे में एक प्रशंसा करने योग्य चीज़ है कि वो कोई भी चीज़ करते हैं बहुत थॉरोली करते हैं। इस टूर्नामेंट को भी जब डिज़ाइन किया गया और बीच में जब हमको दिक्कत आई कि कोविड आया, कोविड आने के कारण से मैचेस नहीं हो पाए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले के हिसाब से टॉप टीमें बनी, उन दो टॉप टीमों के हिसाब से इंडिया न्यूजीलैंड ने प्ले किया। उसके साथ साथ उन्होंने फाइनल डे के लिए एक रिजर्व डे रखा जो कि अपने आप में एक अनूठी पहल है। अभी इनिशियली जैसे मैंने कल भी बताया था, टेस्ट मैच 6 दिन का होता था, एक दिन रेस्ट डे होती थी, उससे पहले 7 दिन का होता था, 6 दिन खेले जाते थे, एक दिन रेस्ट डे होती थी। फिर क्योंकि व्यस्तता को देखते हुए, क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए रेस्ट डे को हटा दिया गया, 5 दिन कंटिन्यू हुआ। और उन्होंने कहीं वेदर को भी ध्यान रखते हुए कि इंग्लैंड में, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट में जाऊंगा, देयर आर 3 Ws इन इंग्लैंड। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में 3 W बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला W इज वर्क, वहाँ जो काम है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आपको काम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हायर एंड फायर स्ट्रेटेजी होती है, आप समय से जाएंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो आपको आपका जो ओनर है रिटेन करेगा, नहीं तो आपको नमस्ते कर देगा। दैट इज 1 W। सेकेंड W इज कॉल्ड एज वेदर। ये सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। वेदर आपको दिखेगा 1 घंटे में बिल्कुल सनी है, अगले घंटे में आपको लगेगा कि बारिश चालू हो गई, अगले घंटे में आपको लगेगा ड्रिजल है, अगले घंटे में बिल्कुल क्लियर हो गए। तो सेकंड अनप्रेडिक्टेबल इज W वेदर। थर्ड अनप्रेडिक्टेबल इज बिट डाइसी, उसको बोलते हैं वाइफ। तो उसमें मैं ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। तो इंग्लैंड इज बेस्ड ऑन 3 Ws। सो 1 W व्हिच मैटर्स टू क्रिकेटर इज वेदर। तो वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब होगा क्या, रिजर्व डे जो है वो प्ले में आएगा, वो 5वां दिन होगा। अभी जो नियम चेंज किए गए या आज का जो अब की जो प्लानिंग है वो है कि 98 ओवर्स, देखिए हर डे के ऊपर हमें 90 ओवर डालने हैं
रेगुलर 5 दिन में, क्योंकि टाइम लॉस हुआ है तो टू कवर अप दैट टाइम लॉस 98 ओवर हर दिन किए जाएंगे। मतलब ये हो गया कि 4 दिन में आप 40 ओवर कवर करेंगे, 8 चौक 32 ओवर कवर करेंगे। एक दिन में 90 करने हैं, कल के 90 चलेगा, उनमें से 32 निकाल दिया आपने, सॉरी 8 चौक 32 आपने निकाल दिए, तो 58 ओवर्स 58 ओवर्स जो है वो 5th डे पे खेले जाएंगे। जो रिजर्व डे है उस पे गेम 58 ओवर्स का होगा। अगर मान लीजिए इन 4 दिनों में कोई भी टाइम लॉस नहीं होता है, अगर वो टाइम लॉस होगा, जितने वो उसमें ट्रंकेट होंगे, डिडक्ट होंगे, वो हमारे फाइनल रिजर्व डे में खेले जाएंगे। तो ये इसके बाद में था। और एक और चीज उन लोगों में जो एक नियम बनाया गया वो ये इस पर्टिकुलर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाया गया कि अगर मैच ड्रॉ होगा या टाई होगा तो उसमें ज्वाइंट विनर्स होंगी दोनों टीम। ये कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब अगर हम आज के मैच की बात करें, कुछ देर में टॉस होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस रहेगा। वेदर भी इंपॉर्टेंट है कि आज जैसे अभी थोड़ा सा वेदर जो है वो प्रॉपर सनी नहीं है, और जब थोड़ा सा क्लाउड कवर रहता है, हमने बार बार बोला, तो तब ये जो बॉल है ये बॉल हिलता है मतलब स्विंग करता है, और स्विंग करते वक्त जो आपको वेदर हैवी मिलेगा तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। हमने कल भी कहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी, जो मुझे लगता है वहाँ जो कंडीशन, अगर जो इंडियन टीम वहीं पे ही है 10 दिन से, तो उनको कंडीशन वहाँ की मालूम है विकेट ड्राई है कि नहीं। अनलेस अनटिल विकेट वो बहुत ड्राई होगा तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दूसरे को बैटिंग करवाएगी, खुद बॉलिंग करेगी, कि आपको एडवांटेज है हैवी वेदर का, उससे आपको बॉल स्विंग मिलेगी, बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल होगा, और आप कम स्कोर में ही सामने वाली टीम को आउट कर सकते हैं। अब देखना ही होगा टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान या न्यूजीलैंड कप्तान, जो भी टॉस जीतेगा उनमें से क्या निर्णय लेते हैं। वेदर इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में डेफिनेटली। और हमने कल जैसे बात करी थी, दोनों टीमें जो हैं अच्छा क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा स्ट्रोक ऑफ लक भी कह सकते हैं कि जो परसेंटेज लिए गए उन परसेंटेज में हो सकता है कि अगर पूरा खेलते तो इनमें से कोई टीम फाइनल में ना आती। बट अगर इस लॉट की बात करेंगे और इतने जब तक खेले गए मैचेज हैं उन सब की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि यही प्रोबेबल टीम होनी चाहिए थी। मे बी इनमें से अगर हम और एक देखते तो इन दोनों की जगह एक ऑस्ट्रेलिया और थी जो क्वालिफाई कर सकती थी। तो जो भी है, जिस नियम के हिसाब से भी आईसीसी ने काम किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए, उसमें उत्सुकता लाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दर्शक उसमें ज़्यादा हों, ये सारे आउटकम्स, फिक्चर्स जगह क्यों रखी गई, इन सब के ऊपर बहुत वर्किंग की जाती है। और प्लेयर्स की इंटीग्रिटी पे बहुत निगाह रखी जाती है। हर प्लेयर के उनका मूवमेंट क्या है वॉच किया जाता है, वो किससे बात करते हैं वो वॉच किया जाता है, ताकि ये एक फेयर प्ले हो सके। आईसीसी बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें और बेहतर चीज़ें मिलेंगी। तो बेहतर चीज़ें मिलेगी और बेहतर मुकाबला, सबसे बेहतर मुकाबला, महामुकाबला हमारे सामने है। अभी जैसा कि सुखदेव सर ने बताया कि 3W मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में, और चौथा जो W है 4W, वो हम देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तौर पर। हमारे साथ देवाशीष सर भी मौजूद हैं। सर, कंडीशंस जिस तरीके से सर ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पर, ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण टास्क हो सकता है अपना खिताब यहाँ पर पाना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली बहुत वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, करेंगी भी। और जिस तरीके से अभी है और जो रेंज हुई हैं, तो जो मॉइस्चर भी आउटफील्ड में और विकेट में आया होगा, तो और जो विकेट भी थोड़ा बहुत ही देखने को मिला है जो मैं देख पाया, उससे मुझे लगता है कि हल्की सी ग्रास भी है उस पर। तो ग्रास होना और इंग्लिश वेदर, और उसमें डेफिनेटली जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो मेरे हिसाब से सामने अपोनेंट को बैटिंग के लिए डेफिनेटली बुलाना चाहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब फ्रेश विकेट होता है, मॉइस्चर है और जो फ्रेशनेस है विकेट की, उसका एडवांटेज उठाने के लिए आपके पास फास्ट बॉलर्स दोनों टीमों में बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली अपोनेंट को बैटिंग के लिए आमंत्रित करेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप इनिशियल जो कुछ घंटे हैं उसमें 1-2 घंटे में अगर आप 3-4 विकेट ले लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाली टीम पे बना पाएंगे। और चूंकि एक एडवांटेज ये है कि एक एडिशनल डे जो रखा था, उससे कम से कम वो पैनिक सिचुएशन नहीं है कि हमको 4 दिन का मैच है, वो वही है 5 दिन का मैच है।
पूरा कंप्लीट मैच खेला जाएगा, तो जो एक इनिशियल प्रेशर होता है वो आप सामने वाली टीम पे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों टीमों में जो भी कप्तान होगा वो डेफिनेटली ऑप्ट वही करेगा कि वो फील्ड ऑप्ट करेगा और अपोनेंट को बैटिंग के लिए, क्योंकि सडनली सब चीज़ें चेंज हो गई। जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि चेंज होते हैं, जैसे वो तीसरे का वो ज़्यादा प्रकाश नहीं डालता है, तो वैसे ही ये है कि वेदर चेंज हुआ है तो आप डालना चाहिए। तो वैसी चीज़ है कि वो वेदर भी वैसा ही है, तो वो अभी किसी का नहीं है, वो कैसे भी चेंज हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग है कि जो भी टीम होती है, देखिए ये तो हमने प्लस की बात कर ली कि जो भी टॉस जीतेगा वो सामने वाले को आप डिनाई तो नहीं कर सकते। अगर टॉस हारे हैं और सामने वाली टीम ने आपको फील्डिंग बैटिंग के लिए वहाँ ये होता है कि वो मेंटल स्ट्रेंथ काम करती है कि कैसे उस 2 घंटे का जो सेशन है या इनिशियल 1-1.5 घंटे का जो सेशन है, दोनों में फास्ट बॉलर्स बहुत क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, तो आप कैसे उनको वहाँ खेलते हैं वो फर्क पड़ेगा जिसका जो मेंटली प्रिपेयर होगा। मनोवैज्ञानिक दबाव अपने पे नहीं आते हुए सामने वाले को। देखिए क्या होता है कि दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं कि जब मुझे अगर ग्रीन विकेट दिखता है और वेदर मेरे को हेल्पफुल दिखता है तो मैं आउट ऑफ फ्रेम भी जाके मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा कुछ ट्राई करते हैं। तो ये फर्क होता है कि वो कैसे दोनों भी बॉलर भी कैसा मैनेज कर पाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देवाशीष, मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी टॉस हुआ है और टॉस से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यूजीलैंड ने ये टॉस जीता है, केन विलियमसन ने टॉस जीता है, वो अभी बताएंगे कि वो क्या चूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये वाला जो है, क्योंकि फर्स्ट सेशन पूरा इसी पर डिपेंड है, टॉस पर। क्योंकि देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा क्यों टॉस इतना महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड में एक सेशन पूरा जो भी आपका टीम का मनोबल है उसको तोड़ सकता है या बना सकता है। चूज टू फील्ड फर्स्ट। और वो जैसा हमने कहा था, केन विलियमसन ने टॉस जीता है और पहले इंडिया को बैटिंग करने के लिए बोला, मतलब गेंदबाजों पर भरोसा जताया है अपने नहीं, कंडीशंस ऐसी हैं। देखिए आप कंडीशन का यूज नहीं करेंगे, क्रिकेट में कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्लेयर उसके बाद आता है कि प्लेयर को तो देखिए अपना नेचुरल गेम खेलना है, और अगर कंडीशन वहां पे स्विंग के लिए फेवरेबल है तो ऑब्वियसली आपको अपना नेचुरल गेम को कंटेन करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको अपने गेम के विपरीत खेलना पड़ेगा ताकि आप सरवाइव कर सकें। आपकी टीम सरवाइव करेगी, आप सरवाइव करेंगे तो आपके आने वाले बैट्समैन के लिए एक समय वो रहेगा जब ये गेंद जो है अपनी शाइन खो देगी, हिलना डुलना कम कर देगी। जैसे ये नई बॉल होती है तो इसमें स्विंग ज्यादा होता है, मोमेंट होता है, और जैसे इसको रफ होती चली जाती है वैसे वैसे स्विंग उसमें से कम होता चला जाता है। तो ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए आज भारत के लिए एक बहुत ही अपहिल टास्क होगा, एक ऐसी टीम का अगेंस्ट जो इनफॉर्म है, जो इंग्लैंड में खेल रही है, इंग्लैंड से सीरीज जीत चुकी है और उनके घर में भी इसी तरह की कंडीशन है जो यहाँ खेल रहे हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फर्स्ट सेशन होगा जो डिटरमाइन करेगा कि ये पूरे मैच का कोर्स क्या होगा। और जैसा हम कल भी बात कर रहे थे, कल मैच तो नहीं हो पाया, लेकिन ये 2 ऐसे कप्तानों के बीच मुकाबला है जिनका नेचर एक दूसरे के विपरीत है। पानी और आग के बीच मुकाबला है। कैप्टन कूल कहे जाते हैं केन विलियमसन और दूसरी तरफ एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली। लेकिन कल जब मैच नहीं हो पाया तो इन कप्तानों के दिमाग में आखिर क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, किस तरीके से अब उन्हें जो प्लानिंग के लिए समय मिला होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से आज टीमें मैदान में उतरेगी, सर क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि एक पूरा थिंक टैंक चलती है, एक पूरी टीम चलती है, और जितना समय होता है, क्योंकि आप जब क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाते हैं या आप टेस्ट मैच के लिए अपने आप को जब तैयार कर लेते हैं तो आप उससे बाहर नहीं सोच पाते हैं। तो एक दिन का समय हो जाता है कि आपको और एनालिसिस करने का मौका मिल जाता है। और क्या होता है कि जब आपको मालूम है कि एक मैच एक दिन का डिले हो गया है और वेदर की फोरकास्ट है और वेदर में एकदम चेंज आया है, तो आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ता है। अगर मैं पहले एक ड्राई डे और ड्राई विकेट के हिसाब से मैं अगर अपना बैटिंग और बॉलिंग का प्लान किया है मैंने, और सडनली अगर चेंज होता है और वेदर चेंज होता है, मॉइस्चर कहीं से आता है और फोरकास्ट अगर होती है, तो मुझे फिर वहाँ पे अपना बैटिंग स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा और बॉलर्स को भी एक थॉट प्रोसेस अलग तरह से चालू हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें डील होती हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों टीमों ने बैठ के इसको एनालिसिस किया होगा कि अब चूंकि ये चेंज आया है जो हमारे हाथ में नहीं है,
ये इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है कि अब ऐसी स्थिति में हमको कैसा प्रदर्शन करना है, तो वो थॉट प्रोसेस डेफिनेटली चली होगी। और देखिए ये इतने सीजन प्लेयर्स हैं, ये सिचुएशन ये कई बार झेल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नई सिचुएशन है, तो निश्चित तौर पे उसका कहीं ना कहीं इन्होंने काउंटर किया होगा। और उस तरह से थॉट प्रोसेस, उस तरह से जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक मेंटल प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपरेशन दोनों टीमों की स्टार्ट हो गई होगी। देवाशीष, मुझे और ऐसा लगता है कि देखिए जब क्रिकेट होता है तो आप एज ए प्लेयर जब आप तैयार करते हैं, आप रेडी होते हैं कि मुझे आज मैच खेलना है, जाना है, और उसके बाद अगर आपको इस तरह का वेदर स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा लगता है कि बारिश हो जाती है, तो ये बहुत मुश्किल भी है कि आपको ड्रेसिंग रूम में बैठना है। कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपनी टीम को उस समय मोटिवेट करके कैसे रखे, क्योंकि आप बिल्कुल किसी चीज के लिए तैयार हैं कि हम मैच खेलने वाले, और पूरा दिन आपका वॉश आउट हो जाता है। तो आपको उसको किस तरह से मोटिवेट करके रखना है, उसका दिन भी निकले और वो फोकस भी रहे। जो कप्तान, अच्छे कप्तान वही कहलाते हैं जो ये समय रहता है, ये बहुत क्रूशियल समय है, आपको उसको डीफोकस नहीं होने देना है, डीमोटिवेट नहीं होने देना, मोटिवेट भी करके रखना है और समय भी निकालना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए डेफिनेटली ये फ्लिप ऑफ द कॉइन जो है ये बाई लक है। टॉस किया जाता है इसीलिए कि किसी को भी अनड्यू एडवांटेज ना मिले कि साहब मैं खेलूंगा, वो तो बोले मैं बॉलिंग करूंगा, बोले नहीं साहब आप टॉस कर लीजिए। टॉस करने के बाद में दो चीज इसमें मेरे को अभी जो समझ में आती है, इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, दो स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, और दो स्पिनर के साथ खेलना का मतलब है कि फोर्थ इनिंग में अगर आप बॉलिंग करते हैं तो आप किसी टीम के लिए भी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ इन कंडीशन में जो कि टेस्टिंग है एक प्लेयर के लिए, एक बैट्समैन के लिए, क्योंकि बॉल स्विंग होगा, आपको बहुत कॉशियसली खेलना होगा। पहला घंटा, एक घंटे में लगभग टेस्ट मैच में 14 ओवर 15 ओवर होते हैं, 14-15 ओवर की बहुत कॉशियसली दोनों ओपनर्स को खेलना होगा, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, और कोशिश ये करनी होगी कि कम से कम विकेट गंवाएं। बहुत हो गया तो एक विकेट एक घंटे में, अगर ये टास्क इंडियन ओपनर पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान को ये टॉस गंवाने का कोई मलाल नहीं होगा और हम इस स्थिति में भी एडवांटेज में रहेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी सुखदेव भाई कि जैसे फील्डिंग कोच ने भी स्टेटमेंट है कि सबसे ज़रूरी होता है कि आप कैसे अपनी टीम का मनोबल बनाए रखते हैं। तो जो टीम अनचेंज, एक मौका था कि आप अगर वेदर कंडीशन को देख के भी चेंज कर सकते थे, दो स्पिनर के बजाय आप एक फास्ट बॉलर को, जो हम कल बात कर रहे थे, ऐड कर सकते थे। बट मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आपने अपनी टीम पे भरोसा किया है, अपने बॉलर्स पे भरोसा किया है, वो कॉम्बिनेशन पे भरोसा किया है, और ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है ये किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जो टीम का मनोबल आपका अप करके रखती है कि आपने एक बार जो टीम डिक्लेयर कर दी है, जो एक बार आपने अपने बॉलर्स डिसाइड कर लिए हैं, आप उसी पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल थिंक टैंक्स ने, इंडियन टीम ने, इंडियन थिंक टैंक्स ने, कैप्टन और कोच ने दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अब क्योंकि हम लोगों को 8 ओवर और एडिशनल हर रोल खेलने हैं, तो प्लेइंग आवर्स में कुछ चेंज किया गया है। जो अब सेशन रहेंगे, पहला सेशन जो है वो 3 बजे शाम को अपने IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा, 2 घंटे का सेशन चलेगा, 5 बजे खत्म होगा। फिर 40 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा, और लंच ब्रेक के बाद में 5:40 से गेम चालू होगा 7:55 तक शाम को, ये सेकेंड सेशन चलेगा। फिर 15 मिनट का टी ब्रेक होगा, और 20 मिनट का 8:15 के ऊपर लास्ट सेशन जो है वो चालू होगा, जो 10:30 बजे तक चलेगा। इस तरह से टाइम बढ़ाकर 8 ओवरों को एकोमोडेट करने की कोशिश करी गई है कि हर रोज हम 8 ओवर जो है 4 दिन तक के लिए 32 ओवर हम इसमें से और एडिशन निकाल पाए, जो 90 ओवर का टाइम खराब हुआ है उसमें से। और जो जैसे इंग्लैंड के, मैंने आपको बताया कि ये समर्स है, वहां पर समर्स में यहाँ क्या होता है कि डेज बहुत लंबे होते हैं और रात बहुत छोटी होती है। इनवेरिएबली मान के चलिए 4 से 4.5 घंटे ही अंधेरा होता है रात को। अगर हम उनके हिसाब से देखें तो उनके रात के 11 बजे से लेके 11 बजे तक लगभग इनवेरिएबली 10:30-11 बजे तक डे लाइट होती है, आपको बहुत अच्छा लाइट दिखता है, अंधेरा नहीं दिखता है। और सुबह वहां बात करेंगे तो 3 बजे के लगभग आपको फिर से डे लाइट दिखने लगती है। तो समय लंबा है, उसके बीच में अगर टाइम और कहीं खराब किसी कारण से होता है तो आने वाले समय में इट कैन बी मेड अप। तो चांसेस यही हैं कि इस टेस्ट मैच में रिजल्ट जरूर निकलेगा,
वेदर भी जब इस तरह का होता है, जब चेंज होता है, हैवी वेदर होता है, बॉलर्स को स्विंग मिलता है, बैट्समैन को खेलने में मुश्किल होती है, विकेट ज्यादा गिरते हैं। विकेट ज्यादा गिरने का मतलब है कम ओवर में विकेट गिरना, और 5 दिनों में हमको जो 450 ओवर खेलना है, 90 ओवर पर दिन के हिसाब से, हमें वो ओवर्स जो हैं इतने ओवर के बीच में 20 विकेट गिरने 40 विकेट गिरना चाहिए, और यहाँ उसके बीच में 30 प्लस जो भी है, मिनिमम तो 30 होंगे ही होंगे, 30 प्लस जो भी अगर मान लीजिए इनिंग डिफीट से होता है तो इतनी विकेट्स जो है, अगर आपको इस पर्टिकुलर अगर आप वेदर देखेंगे तो बॉलर को हेल्पफुल है, और हेल्पफुल होने के कारण से हमको बहुत एक रोमांचक क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। तो रोमांचक क्रिकेट मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन WTC से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, और अब काफी कुछ निर्भर रहेगा रोहित शर्मा जैसे शुरुआती बल्लेबाज पर, क्योंकि उनके सामने यंगिस्तान से जुड़े हुए खिलाड़ी मौजूद हैं, शुभमन गिल। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छी ठोस शुरुआत की जरूरत है विकेट को बचाते हुए। सर देवाशीष सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ रोहित शर्मा के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल उनके सामने है, सिखाते हुए बल्लेबाजी करना पड़ेगी, क्योंकि कंडीशंस जो है कहीं ना कहीं एज दे रही है यहाँ पर न्यूजीलैंड को। देखिए मैं फिर इस बात पे अडिग रहूंगा कि आपको, क्योंकि आप सडनली अपना गेम चेंज नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि रोहित को जो नैसर्गिक खेल है उनका, नेचुरल गेम है, उस पर जाना चाहिए, और बट सेंसिबल होके रिस्पॉन्सिबल होके। जो आपने बोला कि एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि आप एक सीनियर प्रो हैं, आप लीड भी कर चुके हैं इंडिया को, तो वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यंगस्टर्स को आप कैसे ग्रूम करते हैं। ये क्योंकि जिस तरह से आपको ग्रूम किया गया है, जैसे आपके सीनियर्स ने, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन मौका आपको भरपूर दिया गया है। तो जिस तरह से आपके सीनियर्स ने आपको ग्रूम किया, वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे अपने यंग प्लेयर्स को आप लेके चलते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अपना खेल, नेचुरल गेम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसा खेलते हैं, ये एग्जाम्पल आपको अपने यंगस्टर्स के लिए सेट करना पड़ेगा। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ऐसे बॉलर से आपका सामना हो रहा है, टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, जो पिछले 8-9 मैचेस में करीबन 35-36 विकेट ले चुके हैं, 5-5, 6-6 विकेट का एवरेज उनका है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा द्वंद्व हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे रोहित का एक जो मैं खुद भी चाहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में वो उतने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका नाम लिमिटेड ओवर्स के लिए है, मैं चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा मौका है कि आप बाहर विदेश में और डिफरेंट कंडीशंस में अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा मौका। ऐसा भी नहीं है, रोहित इनफॉर्म भी है, पिछले मैचेस में रन भी करके आए। थोड़ा सा एक आपको मेंटल एक जो आपका स्ट्रगल चलेगा, उसमें आपको कोशिश यही करनी है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खेलना है। तो मुझे लगता है कि रोहित के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक नया एग्जाम्पल यंगस्टर्स के लिए सेट कर सकते हैं और अपने आप को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। सर शुभमन गिल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जरूरत है इस मौके को भुनाने की, क्योंकि इससे बेहतर समझ जा सकता है कि विकल्प कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं देखूं आज की डेट में अगर हमें एक यंग ओपनर चुनना हो तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट चॉइस है। अंडर 19 के रैंक से वो ग्रेजुएट होकर आया है, खेलता चला रहा है, IPL मैचेस भी खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर ए ओपनर रोल ही इज द बेस्ट सूटेड फॉर सच कंडीशंस। इंग्लैंड जैसी कंडीशन के लिए अगर हमारे पास एक ओपनर है तो वो शुभमन गिल उसमें 100% क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा सा मैंने उनमें कंसंट्रेशन लैप्सेस देखे हैं कि वो सेट होने के बाद में, एक बैट्समैन के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर पहले अपने आप को सेट करना मतलब आपको बहुत कॉशियस होकर खेलना है, और एक बार आप सेट हो जाते हैं तो उसके लिए लंबी इनिंग खेलना। शुभमन गिल को हमने खेलते हुए देखा है, 50-60 रन बनाने के बाद में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैप्सेस उसमें होते हैं और वो उसमें आउट होते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान उनसे ये उम्मीद करेगा कि वो उन लैप्सेस को छोड़ते हुए एक लंबी इनिंग इनके लिए खेलें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि रोहित शर्मा की एज ए ओपनर ये पहली इनिंग इंग्लैंड में हो गई। इंग्लैंड में वो फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं
और उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं उनका मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड आपसे शेयर करना चाहूंगा। टिम साउदी ने पिछले 8 मैचेस में 42 विकेट लिए हैं, 2.63 की इकोनॉमी है उनके पास में, मतलब एक ओवर में उन्होंने 2.63 रन, मतलब 2.25 रन के साथ लगभग दिया है। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 45.88, लगभग 46 बॉलों में उन्होंने 1 विकेट एवरेज लिया है। और दूसरे उनके एक और अच्छे बॉलर हैं काइल जेमिसन, उन्होंने 7 मैचेस में 39 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 2.45, मतलब 2.5 रन पर ओवर से नीचे देते हैं, और 37.12 उनका स्ट्राइक रेट है, मतलब 38 बॉलों के अंदर अंदर 1 विकेट लेते हैं। और तीसरे बॉल जो है वो है टेंट बोल्ट, एक जिनको हम बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं, बहुत निपी बॉलर हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, बॉल स्विंग करती है। तीसरे बॉलरों हैं, 3 मेन बॉलर के अगेंस्ट आपको ऐसी ग्लूमी कंडीशन में खेलना है। इट इज गोइंग टू बी ए वेरी टफ वर्क फॉर रोहित। रोहित अगर पहले 1 घंटा खेलते हैं तो देखिए, मैं देवाशीष से सहमत हूँ। वैगनर को भी नहीं आप नहीं, वो भी है, पर मैं फिर भी ये 3 वैगनर ने अभी जो ये टेस्ट सीरीज हुई है इंग्लैंड के साथ में, उसमें मोस्ट विकेट्स दिए हैं उसने भी। तो 4 बॉलर जो हैं आपके ऐसे हैं जो स्विंग कराते हैं, एक्यूरेट हैं, और उनको इन कंडीशन का पता है। 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, होम टीम को हरा चुके हैं। तो हमारे ओपनर के लिए एक बहुत ही अपहिल बोले तो ऐसा पहाड़ जैसा टास्क है, पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है, ये मुश्किल काम है, बट ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। नहीं, क्रिकेट जो है वो अच्छे माइंडसेट से, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खेला जाता है। और मुझे लगता है कि अगर इनिशियली 5-6 ओवर्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि नई बॉल है, थोड़ा मॉइस्चर है, वेदर भी आपको हेल्प कर रहा है, थोड़ा क्लाउड्स हैं, अगर वो 5-6 ओवर नई बॉल के साथ में अगर ये अच्छे से खेल जाते हैं तो हिंदुस्तान एक अच्छा स्कोर इससे सेट कर सकता है। मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने एक पुराना एरा देखा है जिसमें सचिन, सौरव, लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, एक ये 5 प्लेयर्स ऐसे होते थे कि जो जिनके सामने हमने बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को गुमनामी में जाते हुए देखा है क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं होती थी। आज इन प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं, इनको अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो गुमनामी में चले गए, क्योंकि ये 5 ऐसे स्तंभ थे इनको आप हिला नहीं सकते थे। आप बहुत अच्छा करने के बाद भी आप कंसीडर नहीं हो पा रहे थे। तो ये एक प्लस इन लोगों को एक फॉर्चुनेट है कि एक ऐसा मौका मिल रहा है कि अपने आप को इंडियन टीम में स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा इनको उठाना चाहिए। और बात मिडिल ऑर्डर की जाए, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बहुत बेहतर है तो दूसरी तरफ भारतीय टीम अपनी बेजोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। और मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों पर दारोमदार रहेगा और ये मौका है लंबी इनिंग खेलने का। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही है। देखिए हमने विराट और जो इंटरेस्टिंग देख रहे थे, विराट और विलियमसन का जो एक कंपैरिजन हम देख रहे थे कि विराट के भी पिछले 8 टेस्ट मैचेस में करीबन 600 रन है और 200 हैं, 350s हैं। वहीं विलियमसन के 2 डबल 100 हैं और ऑलमोस्ट दोनों के बराबर रन हैं। और चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में के अगेंस्ट भी रन किए हुए हैं। अजिंक्य रहाणे को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, इन द सेंस कि एक प्रेशर वाली नहीं, वो भी स्टेब्लिश है। तो मुझे लगता है कि और ऋषभ पंत का जो एक नया ब्लड जो इंडियन टीम के लिए आया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में आप देखा होगा कि पूरा उसने माहौल चेंज कर दिया। एक भी ऐसा स्पार्क आ जाता है टीम में जो पूरे उस माहौल को बदल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये 4 बैट्समैन जो ऐसे हैं जो किसी भी तरह मैच को टर्न करने का मादा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जितना उनका हम बॉलिंग स्ट्रांग है उतना ही हमारा मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी। वैसे सर देखा जाए तो प्लेइंग 11 भारतीय टीम की सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है अनुभव और उसके साथ साथ युवाओं को जोड़ने के लिए। आज से एक बेहतर सम्मिश्रण हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पर मिडिल ऑर्डर की रहेगी कि ऐसी कंडीशंस में अपनी टीम को एक बेहतर से बेहतर लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके।
नहीं, डेफिनेटली देखिए, किसी भी टीम के लिए अगर उसको मैच जीतना है तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपका मिडिल ऑर्डर होता है अगर जब बैटिंग करते हैं, और उसके बाद में आपके बॉलर्स होते हैं जब आप बॉलिंग करते हैं। अगर हम आज इंडियन टीम की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है। उसमें से एक जरूर चीज़ सोची जा सकती थी कि 2 स्पिनर में से किसी एक को बिठाकर इन कंडीशन के हिसाब से एक और मीडियम फास्ट बॉलर रखा जाए, जिससे कि हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके, और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो देखिए, टॉस तो हम नहीं जीते, तो हमारा 2 बॉलर 2 स्पिनर खेलने का जो सोच था, वो सोच अब ठीक सेटल होता दिख रहा है कि 4th इनिंग में हम लोगों को जब बॉलिंग करनी होगी तो अगर 2 स्पिनर आपके पास अच्छे स्पिनर हैं तो वो किसी भी टीम को रैटल कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, उनको जल्दी आउट कर सकते हैं। जहां तक अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 आप बोल सकते हैं कि ऑलराउंडर हैं। ऋषभ पंत जो हैं वो कीपर भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं, उनको ऑलराउंडर कैटेगरी में लेंगे हम। उसके बाद में रविंद्र जडेजा की हम बात करेंगे तो वो अच्छे लेग स्पिनर के साथ साथ में बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, हम इतने समय से देखते चले रहे हैं, और बॉलिंग तो उनकी अच्छी है। रविचंद्रन अश्विन को भी हम एक ऑलराउंडर ही मानते हैं क्योंकि वो भी अपना 100 लगा चुके हैं। अगर उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया था तो वो एज ए बैट्समैन करियर शुरू किया था, एज ए ओपनिंग बैट्समैन, लेटर ऑन ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी स्पिनर, तो एक वो भी है। तो हम बात करेंगे तो हमारे पास लगभग 7 बल्लेबाज हैं, रादर 8 बल्लेबाज हैं और 3 प्योर बॉलर हैं हमारे पास में, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। 8 बल्लेबाज जो एक ऑलराउंडर और लेना आपको एक क्वेश्चन देता है इन कंडीशन के लिए कि जहां पे बैटिंग मुश्किल है, कंडीशन टेस्टिंग ट्रायल है, एक बल्लेबाज ज्यादा आने से आप वो मेकअप कर सकते हैं जो इनिशियली इन रोड्स दूसरी टीम आपको करेगी या आपको डेंट देगी उसके लिए। जहां तक मैं मिडिल ऑर्डर दोनों टीमों की बात करूंगा तो डेफिनेटली हम अगर बात करेंगे विराट कोहली वर्सेस केन विलियमसन, दोनों लगभग सिमिलर प्लेयर हैं, बट अगर लास्ट 4 इनिंग की बात करेंगे, जैसे कि देवाशीष ने कहा, केन विलियमसन ने 3 100 किए हैं, उनमें से 2 डबल 100 हैं। सिर्फ एक में उन्होंने लगभग 25-26 रन बनाए थे, जो कि एक ये बताता है कि वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में है, किस तरह से वो खेल रहे हैं। बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, जमकर खेलते हैं, एक एंड को इंटैक्ट करके रखते हैं। विराट कोहली भी लगभग वैसे ही हैं, बट उनका फॉर्म अगर हम देखें तो ऑफलेट अगर मैं देखूंगा विराट कोहली, मुझे एज एन इंडिविजुअल अगर मैं एक क्रिटिक के से देखूंगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में थोड़ी कंसिस्टेंसी लैग हो रही है। उसके साथ में अगर हम सेकेंड बात उधर करेंगे चेतेश्वर पुजारा वर्सेस रोज टेलर, चेतेश्वर जो है एक वॉल जैसा है, बहुत देर तक खेलते हैं, कम रन बनाते हैं। रोज टेलर जो हैं न्यूजीलैंड के सबसे हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर हैं आज की डेट में, कि आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री का हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर और बहुत फ्लुएंट बैट्समैन हो, मार्केट खेलते हैं, जल्दी रन स्कोर करते हैं। मैं उसमें भी थोड़ा सा एडवांटेज जो है न्यूजीलैंड को देना चाहूंगा। ओपनर्स की हम अगर बात करेंगे, ऋषभ पंत वर्सेस शुभम गिल और उधर टॉम लैथम वर्सेस डेवन कॉनवे की बात करेंगे, तो मुझे उसमें भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। बट ये सब हम पेपरों पे एनालिसिस करते हैं, जो क्रिकेट है वो मैदान पे खेला जाता है। मैदान पे जाकर जब आप जो करते हैं तो एक प्लेयर की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग और एक प्लेयर की एक अच्छी बॉलिंग किसी भी पर्टिकुलर मैच को चेंज कर सकती है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज हिंदुस्तान का कोई प्लेयर हाथ खड़ा करेगा कि मैं हूं, 100 करेगा, और इसी तरह से कोशिश करेगा कि जो इनफॉर्म बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की है उसको आज विकेट नहीं देंगे, इस प्रण के साथ खेलने जाएंगे। देवाशीष सर, अभी इससे पहले हमने देखा कि आईपीएल के सीजन हुए थे, कई खिलाड़ी अलग अलग टीमों में थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय उन्होंने बिताया, तो वो एक अनुभव किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या ताकत है, कितनी ज्यादा मैटर करेगी। क्योंकि हम देखें कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन रहे, चलते टूर्नामेंट में उन्हें कप्तानी दी गई थी, और दूसरी तरफ बात की जाए विराट कोहली की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान नहीं सकते। नहीं, बहुत मैं देखिए अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहता हूं कि इतना हाईटेक हो गया है कि वीडियो एनालिस्ट की टीम चलती है हमारे साथ, और आज इतना आसानी से सारे पास्ट परफॉर्मेंस भी अवेलेबल है। अगर मुझे किसी का वीडियो देखना है, किसी का कोई बैटिंग स्टाइल देखना है,
तो मैं आसानी से देख सकता हूं, और वो वीडियो एनालिस्ट की जो टीम होती है वो पूरा मतलब परोस के देती है। तो थिंक टैंक्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि किसकी कौन सी कमी है। और देखिए आईपीएल और दूसरे जो प्रीमियर लीग्स भी हो रहे हैं उसमें भी टीमें खेलती हैं, और एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तो बहुत, जब दूर रहते हैं तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब पास होते हैं और एक ही टीम में खेलते हैं तो बहुत सारी प्लस और बहुत सारे माइनस आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसका क्या होता है, जब आप नेट्स पे बॉलिंग करते हैं या आपका अपोनेंट है तो आप उसको काउंटर करने की भी कोशिश करते हैं तो आपके सडनली कोई गेम प्लान नहीं बनाते हो, ये गेम प्लान आपके पास आपके माइंड सेट में होता है, तो बहुत आसान भी होता है। और दोनों चीज होती है कि सामने वाला जो बैट्समैन है वो भी आपको पढ़ लेता है, वो भी आपकी गलतियों को देखता है, सीखता है। तो दोनों चीज होती है कि फिर भी मैं कहूँगा कि 1 बॉल एट ए टाइम वाली चीज होती है, क्योंकि एक बॉल होती है। तो हम यही कहते हैं कि 1 बॉल एट ए टाइम। तो जिसने वो कर लिया कि जो बॉल आ रही है उसी को खेलूंगा, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और अब बात 2 खिलाड़ियों की करते हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, वो है आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। बात की जाए जडेजा की तो एक बिजी प्लेयर है, वो आप क्षेत्र रक्षण में देख लीजिए, बल्लेबाजी में देख लीजिए या गेंदबाजी में देख लीजिए, एक ऑलराउंडर प्लेयर है और हमेशा कुछ ना कुछ अपने प्रदर्शन के आधार पर ऐसा करते रहते हैं जिसके कारण वो खूबियां और उस पर अपनी तालियां बटोरते रहते हैं। आईपीएल के सीजन में मैं देखा कि किस तरीके से एक तरफा प्रदर्शन उन्होंने चेन्नई के लिए किया, और दूसरी तरफ बात की जाए आर अश्विन की, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, बल्लेबाजी में भी बहुत बेहतर तरीके से कई बार अपने आप को साबित कर चुके हैं। लेकिन क्या इन कंडीशंस में ये दोनों खिलाड़ी मुफीद लगते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करेंगे तो उसको सर जडेजा भी बोलते हैं और वो एक इस तरह की शख्सियत है जो अपनी प्रेजेंस से पूरी टीम को मोटिवेट करके रखते हैं। वो बैटिंग करेंगे तो अच्छी बैटिंग करते हैं, वो गेंदबाजी करते हैं तो बहुत अच्छे एकदम से स्टीक लेग ब्रेक करते हैं, और अगर वो फील्डिंग करते हैं तो माशाल्लाह क्या कहना, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। कहीं ना कहीं वो, ऐसा हमने पिछले आईपीएल में भी देखा कि रविंद्र जडेजा जहाँ जाते हैं बॉल उस तरफ आती है। वो कप्तान इतना भरोसा करते हैं उसके ऊपर कि जहां दिख रहा है कि ये बैट्समैन, जैसा कि देवाशीष बोल रहे थे कि वीडियो एनालिस्ट के साथ में और इंटरनेशनल प्लेयर के इन सब जितनी भी सीरीज चलती हैं, प्रीमियम लीग्स चलती हैं, आपस में खेलने से उन सब की कमियां, और जो वीडियो एनालिस्ट जो है दोनों टीम के बैठे होते हैं वो हर एक चीज को, एक एक बॉल को रिकॉर्ड करते हैं कि एक पर्टिकुलर बैट्समैन ने उसको इस पर्टिकुलर बॉल को कैसा खेला। तो कोई भी नया बैट्समैन आता है तो उसको एक आध मैच में वो बिल्कुल फ्रेम कर लेते हैं कि इसकी ये वीकनेस है, इसकी ये स्ट्रेंथ है। और टीम थिंक टैंक जो होता है वो हर एक बार यही बताता है कि इसकी वीकनेस पे ही आपको खिलाना है। कि जैसे कहा गया कि विराट कोहली को इस पर्टिकुलर मैच में बॉल ऊपर खिलानी चाहिए, कि ऊपर खिलाएंगे स्विंग होगी, खेलने जाएंगे एज लगेगी, आउट होगा। केन विलियमसन को शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल खिलानी चाहिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ में वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आपका जो थिंक टैंक का जो वीडियो एनालिस्ट है वो चीजें निकालता और देता है। हम बात कर रहे थे रविंद्र जडेजा की और आर अश्विन की। तो जडेजा तो एक ऑलराउंडर हैं, वो अपने किसी भी तीनों डिपार्टमेंट में किसी न किसी में कोई चीज ऐसी कर दिखाते हैं जो एक मैच विनर साबित होते हैं। आर अश्विन की बात करेंगे तो वो अपने आप में उन्होंने अपनी बॉलिंग में बहुत वेरिएशन लाए हैं, बैट्समैन तो वो ठीक है ही हैं। तो इंडिया की अगर हम ओवरऑल उठा के देखेंगे कि हिंदुस्तान में जब खेलते हैं, क्योंकि टर्निंग विकेट मिलती है तो आपको 2 स्पिनर चाहिए, तो सीजन स्पिनर है हमारे पास में, ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी कर सकते हैं, तो एक बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर ये विकेट ड्राई है और ये दोनों खेल रहे हैं तो देखिए एक दो स्पिनर का बीच में रूल ये भी होता है कि जब फास्ट बॉलर आपका बॉलिंग करता है तो जब नई बॉल लेनी होती है, 80 ओवर के बाद में नई बॉल मिलती है, 80 ओवर्स एक बॉल से हमको करना होता है। इस 80 ओवर्स होने के बाद में आप एंटाइटल हैं, जो बॉलिंग कैप्टन होता है, फील्डिंग कैप्टन जो रहता है, वो उसके पास ये अधिकार होता है कि उसको बॉल लेना है या नहीं लेना। अगर मान लीजिए वो विकेट स्पिन हो रहा है और स्पिनिंग के ऊपर पुराना बॉल चाहिए होता है, तो वो बॉल तब तक नहीं लेगा जब तक कि इस तरह इतनी स्कफ ना हो चुकी हो कि आप बॉलिंग करना, इसकी सीन पूरी नहीं खुल चुकी हो। तो भी क्या होता है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस बॉल को चेंज करवा सकते हैं। हमारे जो भी मैचेस होते हैं उनकी जितने जितने ओवर इसके ऊपर मार्क कर दिए जाते हैं, मैच खत्म होने के बाद में वो एक्सेस बॉल पड़ी रहती हैं, तो आप उनमें से जो भी पर्टिकुलर एक बॉक्स रहता है उस बॉक्स में से बॉल पिक कर सकते हैं और पिक करके वो बॉल आप यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा बॉलिंग कैप्टन को रहता है कि अगर वो विकेट जो है उस स्पिनर को हेल्प नहीं कर रहा तो वो नई बॉल ले सकता है, जो हार्ड होती है और स्विंग मिलती है और जिस कारण से आप जल्दी विकेट ले सकते हैं। तो जो स्पिनर रहता है, स्पिनर का काम ये होता है कि लास्ट के जो 10 ओवर या 15 ओवर रहते हैं
10-15 ओवर के बीच में वो लास्ट में, क्योंकि अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट देनी होती है ताकि नई बॉल के साथ में आकर वो नई ताकत के साथ में बॉलिंग करके विकेट निकाल सके, उस समय स्पिनर को लाया जाता है कि आप आइए, ये 10 ओवर 12 ओवर 15 ओवर दोनों मिलकर करिए, और ताकि उसके बाद में हमारे फास्ट बॉलर रिफ्रेश हो जाएं, और रिफ्रेश होने के बाद में फिर से वो नई बॉल के साथ में आपके लिए विकेट ला पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये डिसीजन 2 स्पिनर्स को खेलना इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा टूल है, ट्रिक है, जो ये मैच हमको जिता भी सकता है, प्रोवाइडेड हमारे बैट्समैन एक रिस्पेक्टेबल टोटल फर्स्ट इनिंग में खड़ा करें। चूंकि अब मैच शुरू हो चुका है तो हम हमारे गेस्ट से आखिरी सवाल पूछते हैं और जानना चाहेंगे कि अनुभव के आधार पर उनका पूर्वानुमान जो पहला सेशन है उसको लेकर क्या होता है। सर, संक्षिप्त में आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अगर मैं इस पिछले 5 मैचों का ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा तो उसमें से हिंदुस्तान ने 3 मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैच जीते हैं। अगर इनमें देखेंगे तो 2016 में इंडिया ने वो 3 टेस्ट मैच जीते थे न्यूजीलैंड से, और अगर हम बाद में देखेंगे तो 2020 में दोनों मैच जब रिवर्स सीरीज में जब आप खेलने जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो न्यूजीलैंड ने दोनों जीते थे। 2020 के 2 मैच इंडिया लगातार न्यूजीलैंड से हार चुकी है, और ये कंडीशंस को अगर हम देखते हुए जिसमें वो खेल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा दिमाग कह रहा है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान जीतना चाहिए, पर मेरा जो दिल है वो हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तान के साथ जाना चाहूँ। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बैटल हमको देखने को मिलेगा। हम फर्स्ट सेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि फर्स्ट सेशन में इंडियन बैटिंग डेफिनेटली कुछ अच्छा करेगी। लेट्स सी, हम देखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एक ओवर में देखा है कि थोड़ा सा लेंथ को लेके इधर उधर हो रहे हैं, तो मैं भी फास्ट बॉलर रहा हूं, तो मुझे भी क्या होता है कि एक अच्छा वेदर और अच्छा विकेट देख के आप कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बैटल है, लेट्स सी। बट मुझे लगता है कि इंडियन टीम अच्छा करेगी, ये पहला सेशन अच्छा परफॉर्म करेगी। तो पहले सेशन जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, कल से हम इंतजार कर रहे थे इस तरह की नजरें बनाए रखने के लिए, तो वो खास पल हम सभी के बीच में आ चुका, और WTC का ये मुकाबला शुरू हो चुका है, और देखना खास होगा कि आखिर क्या कुछ होता है इस खिताबी मुकाबले में। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम एक खास शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, वो है मिल्खा सिंह, क्योंकि भारत के सबसे तेज धावक आज उनका निधन हुआ है। अब से 5 दिन पहले उनकी धर्मपत्नी भी दिवंगत हो गई थी। तो इस पूरे परिवार को डिजियाना समूह की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप डिजियाना न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।